स्वागत है खौफनाक कहानियां में। सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह कंचन के चाचा चाची ने उसके साथ धोखा करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। कंचन को दाई माँ के साथ किराए के घर में आना पड़ा। कंचन ने दाई माँ को बचपन से काला जादू और टोने टोटके की क्रियाओं को करते देखा था, इसलिए वो अपने चाचा चाची और उनकी बेटी पारुल को बर्बाद करने के लिए दाई माँ से काले जादू का इस्तेमाल करने को कहती है, मगर दाई माँ उसे इस दलदल में फंसने नहीं देना चाहती। अब आगे आधी रात के पहर दाई माँ अपने बिस्तर पर सो रही थी और अंदर के कमरे में कंचन अपनी आंखों में आंसू और गुस्सा लिए बिस्तर पर बैठी थी। वो उठी। दाई माँ गहरी नींद में सो रही थी तो उसने उनकी संदूक खोली जिसके भीतर एक काले रंग की पोटली रखी थी। उसने उसे बाहर निकाला और अपने कमरे में ले गई। कोई बात नहीं दाई माँ, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मैं खुद ही ये सब कर लूंगी। बचपन से आपको ये सब करते देखा है मैंने। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि कैसे आत्माओं को जागृत किया जाता है और कैसे उन्हें बलि देकर उनसे अपनी इच्छा पूरी कराई जाती है। कंचन ने उस काले रंग की पोटली को खोला तो उसके भीतर तंत्र सामग्री और एक किताब थी जिसके भीतर काले जादू और तंत्र की विधियां लिखी हुई थी। कंचन ने वो किताब खोली और उसके भीतर लिखे मंत्रों को पढ़ते हुए सफेद रंग से तिकोने आकारों से एक आकृति बनाई। 4 तिकोनों को जोड़कर एक आकार बनाया जिसके बीच में एक गोल घेरा था। उस गोल घेरे में उसने 8 दियों को जलाया। उसके बाद उसने 3 कोरे कागज लिए। उसने अपनी हथेली पर चीरा लगाया और अपने रक्त से उन कागजों पर अपने चाचा चाची और पारुल का नाम लिख दिया। मम्मी पापा के जाने के बाद तुम सब ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाकर रख दी, लेकिन अपना हक मैं जाने नहीं दूंगी। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। तड़प तड़प कर मरते देखूंगी तुम्हें तो मैं। कंचन ने उन तीनों कागजों को मोड़कर दियों के बीच में रख दिया। वे तीनों कागज जले नहीं, बल्कि उनके भीतर कंचन के चाचा चाची और पारुल का तड़पता हुआ चेहरा उभर आया। दियों से निकलने वाली आग की लपटें इतनी तेज हो गईं, मानो वहां कोई यज्ञ कुंड जल रहा हो। तभी कंचन के कमरे की खिड़की पर एक दस्तक हुई। जैसे ही वो दस्तक कंचन के कानों में पड़ी, उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी छा गई। वो उठकर खिड़की खोलने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही खिड़की खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, तभी उसे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया हो। वो बुरी तरह डर गई। हिम्मत करते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो दाई माँ उसके कंधे पर हाथ रखे हुए घबराई हुई खड़ी थी। उन्होंने गुस्से में कंचन की तरफ देखा और उसे खींचती हुई अपने कमरे की तरफ ले गईं। मैंने मना किया था ना तुझे ये सब करने से, उसके बाद भी तूने मेरी बात नहीं मानी। मत पड़ इन सब में बेटा, वरना मेरी तरह पछताएगी। शांति से मौत भी नसीब नहीं होती है जब ये सब क्रिया करते हैं, और कभी मोक्ष नहीं मिल पाता। मेरी बात को समझ मेरी बच्ची, रोक दे ये सब। ठीक है, मंजूर है मुझे। मेरी आत्मा को मोक्ष अगर नहीं मिलेगा तो भी मंजूर है मुझे, लेकिन ऐसी जिंदगी और वो भी इस तरह से नहीं जी सकती मैं। मेरी बच्ची, तू बदले की आग में इस तरह जल रही है कि आगे होने वाली अनहोनी तुझे दिखाई नहीं दे रही। अगर एक बार आत्माओं के चक्रव्यूह में फंस गई तो वे तुझे इस तरह फंसा लेंगी कि तू चाहकर भी उन्हें छोड़ नहीं पाएगी। लेकिन दाई माँ, मेरे हक का क्या? जो मेरा हक उन्होंने मुझसे छीन लिया है उसका क्या? मैं सब समझ रही हूँ मेरी बच्ची, लेकिन अपना हक पाने के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। तूने जो क्रिया की है उसे काटना होगा, वरना वो आत्मा इसी तरह घर के बाहर दस्तक देती रहेगी, और मैं नहीं चाहती तेरा उसके साथ सामना हो। दाई माँ कंचन के साथ उसके कमरे में गई। उसके कमरे की खिड़की से अभी भी वो ठक ठक की आवाज आ रही थी। दाई माँ ने कंचन को कमरे के एक कोने में बैठाया और खुद कमरे के बीचों बीच जाकर बैठ गई, जहां उस आकृति के भीतर अभी भी वे दिए जल रहे थे। दाई माँ ने वहां बैठकर कुछ देर तक कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। मंत्र के हर उच्चारण के साथ खिड़की के बाहर से आने वाली वो ठक ठक की आवाज और तेज होती जा रही थी, मगर दाई माँ ने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका। कुछ ही देर बाद एक एक करके वे दिए अपने आप बुझ गए और खिड़की के बाहर से आने वाली वो ठक ठक की आवाज भी तुरंत बंद हो गई। दाई माँ ने चैन की सांस ली और एक मिट्टी के बड़े से कसूरे के अंदर कपूर और लोबान का धुआं कर दिया। वो धुआं घर के हर कोने में फैल गया। दाई माँ ने उस मिट्टी के कसूरे को घर के कोने में रख दिया और कंचन के पास गई। आज तो तूने ये सब कर दिया, लेकिन आज के बाद ये सब करने के बारे में कभी सोचना भी मत। वो तो मैं सही समय पर आ गए और मुझे इन चीजों की काट का तरीका पता है। ये सब जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अगर वो आत्मा तुझ पर हावी हो जाती
और तुझे उसे काबू में करने का तरीका ना पता होता तो क्या करती तू? मार डालती वो तुझे। नहीं दाई माँ, अपनी कंचन को इतनी कच्ची खिलाड़ी मत समझो। बचपन से आपके साथ रहती आई हूँ मैं। किसी भी शक्ति को जागृत करने से पहले खुद की सुरक्षा कैसे की जाती है अच्छी तरह जानती हूँ, और किस शक्ति की काट क्या है ये भी बखूबी जानती हूँ मैं। मुझे अब सचमुच समझ नहीं आ रहा कि कैसे समझाऊं तुझे। तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगी और उस दिन तुझे बचाने के लिए शायद मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जा, वरना कोई तुझे नहीं संभल पाएगा। दाई माँ ने वहां फैली सारी तंत्र सामग्री उठाई और उसे उसी काले रंग के झोले में डाल दिया। फिर वो झोला लेकर अपने कमरे में चली गईं। दरवाजा अंदर से बंद किया और झोले को अलमारी में ताला लगाकर छिपा दिया। अगले दिन जब दाई माँ सामान लेने बाहर गईं, तो कंचन ने पूरा घर टटोल डाला, मगर झोला कहीं नहीं मिला। मुझे पता है दाई माँ ने जानबूझकर छिपाया है लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। कंचन ने कमरे को अच्छी तरह ठीक किया ताकि दाई माँ को शक ना हो कि कंचन में उनके कमरे में वो काली पोटली ढूंढने की कोशिश की थी। कंचन ने पूरे दिन दाई माँ से इस बारे में कोई बात नहीं की, तो दाई माँ को लगा शायद कंचन उनकी बात समझ गई है। रात को कंचन दाई माँ के लिए चाय बनाकर लाई और उनके साथ बैठ गई। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ दाई माँ। आपकी बात समझ गई हूँ मैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मुझे मिल ही जाएगा। आप चाय पी लीजिए, आपका गला ठीक हो जाएगा। दाई माँ ने चाय पीने के लिए चाय का कप उठाया और उन्होंने जैसे ही एक घूंट चाय पी तो कंचन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। चाय पीते ही दाई माँ बहुत गहरी नींद में सो गई। माफ करना दाई माँ, मुझे आपकी चाय में नींद की दवाई मिलानी पड़ी। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। आज रात मुझे अपनी क्रिया पूरी करनी ही होगी। मैं अब उन लोगों को बर्बाद करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। कंचन ने अपनी अलमारी से अपना बैग लिया और दुपट्टा ओढ़कर घर से निकल पड़ी। चलते चलते वो एक खंडहर नुमा रास्ते पर पहुंची जहां पर एक खाली घर था। घर की हालत देखकर लग रहा था जैसे सदियों से वहां पर कोई रहने नहीं आया है। सालों पुराना घर, और कहा जाता है कि ऐसी जगह पर भूत प्रेतों का वास होता है। बंद और खाली जगह को आत्माएं अपने वास के लिए टटोलती हैं। कंचन इन चीजों से अवगत नहीं थी। उसने उस खंडहर पड़े घर के बीचों बीच सफेद रंग से 4 त्रिकोणों को जोड़कर वही आकृति बनाई। उसने वहां पर 8 दिए जलाए और कुछ मंत्रों को बोलना शुरू किया। मंत्र बोलते हुए उसने अपने रक्त की बूंदें उन जलते हुए दियों के अंदर टपकाईं और अपने चाचा चाची और पायल की तस्वीरों पर अपने खून से टीका कर वहां पर रख दिया। वो मंत्रों को बोलते हुए अपने हाथ पर चीरा लगाती हुई अपनी रक्त की बूंद को बार बार उन दियों और उनकी तस्वीरों पर टपकाती रही। तभी कुछ देर बाद वहां का तापमान अचानक बदलने लगा। जो मौसम अभी तक सामान्य था अचानक से सर्द हो गया। कंचन को इतनी ठंड लगने लगी कि ठंड से उसके दांत किटकिटाने लगे। कुछ अजीब सी आहटें कंचन के कानों में पड़ रही थी, जैसे तो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारी भटकती हुई अतृप्त आत्माएं आ गईं। अचानक यहाँ इतनी ठंड कैसे? कोई एक आत्मा यहाँ पर आती तो तापमान इतना ज्यादा नहीं बदलता। कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत। कंचन ने वहां पर एक और मिट्टी का दिया जलाया और उसके भीतर अपना रक्त टपकाकर कुछ अलग मंत्रों का उच्चारण किया। धीरे धीरे वहां का तापमान सामान्य होने लगा। कंचन का शरीर भी धीरे धीरे हल्का हो गया। उसने वहां से सारी सामग्री उठाई और एक काले कपड़े में लपेटकर उसे अपने बैग के अंदर रख लिया। अपना बैग लेकर वो अपने घर वापस आ गई और बैग को अपनी अलमारी के अंदर रख दिया। उसने नहाकर कपड़े बदले और सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ गई। मगर जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद की, उसे लगा कि उसके पीछे कोई है जो उसके बालों को सहला रहा है। उसने हिम्मत करके अपने बालों में हाथ फेरा तो उसे लगा जैसे उसका हाथ किसी की उंगलियों से टकराया। वो बुरी तरह घबरा गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और आंखें खोली। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि कोई परछाई अभी अभी उसके सामने से गायब हो गई। किसी को अपने सामने ना पाकर कंचन थोड़ी शांत हुई। वो दूसरी तरफ करवट लेने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसका ध्यान बिस्तर के सामने रखी अलमारी पर गया। अलमारी के ऊपर एक बड़ी सी परछाई बैठी हुई नजर आई जो अपने पैरों को लगातार अलमारी पर मार रही थी और उसकी आवाज ठक ठक करके पूरे कमरे में गूंज रही थी। अपनी आंखों के सामने ये नजारा देखकर कंचन के रोंगटे खड़े हो गए, मगर जैसे ही उसने आंखें झपकाईं, वो काली परछाई अलमारी से गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि कंचन कुछ समझ पाती, अगली आंख झपकाते ही वो परछाई डर के मारे कंचन की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी।
अगली सुबह उसके कानों में दाई माँ की आवाज पड़ी। उनकी आवाज से उसकी आंख खुली। दाई माँ बहुत घबराई हुई थी और घबराते हुए कंचन की ओर देख रही थी। मेरी बात नहीं मानी ना तूने? तुझे क्या लगता है कल रात जो किया मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जानती भी है कितनी आत्माएं, कितनी भटकती हुई आत्माएं तू अपने साथ ले आई है। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने बेटी, बहुत बड़ी। मैंने कितनी कोशिश की थी तुझे बचाने की, इनसे दूर रखने की। अब बस यही दुआ है ये तेरे पीछे ना आए, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा तुझे, कोई नहीं। दाई माँ की ये बातें सुनकर अचानक कंचन की आंखें खुली तो उसे समझ आया कि वह सपना देख रही थी। वह उठी और कल रात के बारे में बात करने के लिए दाई माँ के कमरे की तरफ गई तो उसमें देखा कि दाई माँ अभी तक सो रही हैं। उसे कुछ अजीब लगा क्योंकि दाई माँ कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी, मगर तभी उसे याद आया कि रात को उसने ही दाई माँ को नींद की दवाई दी थी। शायद इसीलिए वो अभी तक सो रही हैं। इसलिए वो उन्हें उठाने के लिए उनके पास गई। दाई माँ उठो ना, सुबह के 8 बज गए हैं दाई माँ। मुझे कॉलेज भी जाना है और उसके बाद उस पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू भी अटेंड करना है। जल्दी उठो, मेरे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दो ना। दाई माँ, लगता है दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया। सिर्फ आवाज देने से तो आप उठने वाली नहीं। उठो ना दाई माँ, प्लीज। कंचन ने दाई माँ को उठाने के लिए उन्हें सहलाया, मगर दाई माँ के भीतर कोई हलचल नहीं हो रही थी। तभी कंचन का ध्यान उनके चेहरे पर पड़ा, जो पूरी तरह काला पड़ चुका था और सांसें रुक चुकी थी। कंचन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि दाई माँ अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। कंचन ने अपना सिर पकड़ लिया और सिसकियां भरते हुए रोती हुई जमीन पर बैठ गई। तभी उसे वो सपना याद आया जिसमें उसे दाई माँ नजर आई थी। इसका मतलब वो सपना नहीं था। दाई माँ ने मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर वो आत्माएं उन्हीं पर हावी हो गई होगी। मेरी वजह से दाई माँ की जान चली गई और वो पोटली, जरूर दाई माँ ने उसे छेड़ा होगा, वरना वो आत्मा उनके पास जाती ही नहीं। कंचन ने अपने कमरे में जाकर देखा तो वहां पर वो पोटली नहीं थी। कंचन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसने हिम्मत जुटाते हुए पड़ोस के कुछ लोगों के साथ दाई माँ का अंतिम संस्कार किया। रात को वो घर पर अकेली थी और दाई माँ को याद करते हुए उनकी तस्वीर देखकर रो रही थी। तभी वहां पर उसके चाचा, चाची और पारुल आए। उन्हें वहां देखकर कंचन का खून खौल उठा। आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? यहाँ आने से पहले शर्म नहीं आई आप लोगों को? चले जाइए यहाँ से, वरना मेरी दाई माँ की आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। कहा था ना मैंने, मत आओ यहाँ पर। ये लड़की तो बचपन से ही ऐसी है, पहले अपने माँ बाप को खा दी और अब दाई माँ भी चल बसी। इस मनहूस को देखने के लिए ही ना जाने क्यों आए हैं हम। निकल जाओ आप लोग यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ भी गलत करूँ। निकल जाओ यहाँ से। कंचन ने उन्हें बुरा भला कहकर वहां से निकाल दिया, मगर उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों में दाई माँ के खोने का दुख और उसके साथ साथ एक गुस्सा भी था जो किसी को भी बर्बाद कर सकता था। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इन लोगों के पास खोने के लिए सब कुछ है। तीनों को एक एक करके तड़पा तड़पा कर मारो।